रवीना को जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर अपने कमरे में आई। आकर देखा तो उसका बेटा प्रियांशु रो रहा था। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा, पापा ने मारा। प्रियांशु गाल सहलाते हुए बोला। रमेश, क्यों मारा तुमने? 5 साल के बच्चे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? रवीना गुस्से में बोली, पर उसका स्वर तो मानो किसी पत्थर से टकरा कर लौट आया था। रमेश तक तो उसका स्वर शायद पहुंचा ही नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश वहां पर नहीं था। एक क्षण के लिए रवीना का मन हुआ कि वो बाहर जाकर अभी रमेश को खरी खोटी सुना दे, ताकि वो फिर से कभी नन्हे से मासूम बच्चे पर हाथ उठाने की सोच भी ना सके। पर कुछ सोचकर चुप रह गई कि आखिर अपने बेटे पर जान छिड़कने वाले पिता ने उसे क्यों मारा। ये बात उसकी समझ से परे थी। उसने प्रियांशु को शांत कराकर खिला पिलाकर सुला तो दिया था, पर उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। क्या हो गया है रमेश को? ऐसा तो नहीं था वो। हर पल उसे आभास होने लगा कि रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे इस परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आ रहा था। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनते ही रवीना बाहर आई और आकर देखा तो ड्राइवर सुमेर को चौकीदार से हंसी ठिठोली करते देख हैरान रह गई। तुम यहाँ बैठे हो सुमेर, तो फिर साहब की कार कौन चला कर ले गया है? तो सुमेर ने कहा कि साहब अपने आप चला कर ले गए हैं मैडम, मुझे बुलाया ही नहीं। तुम यहाँ रहते ही कब हो? पान खाने या सिगरेट पीने गए होंगे। साहब कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करते? रवीना का सारा गुस्सा सुमेर पर ही उतर आया। नहीं मैडम, मैं तो यही चौकीदार के पास बैठा था। कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर भागकर उनके पास भी पहुंचा, पर साहब ने मेरी ओर देखा तक नहीं। अच्छा ठीक है, कहकर रवीना अंदर चली गई और सोफे पर बैठकर देर तक सुनने में ताकती रही कि यही सब बातें तो हैं जो उसके मन को खटकती हैं। रमेश का इस तरह उसे बिना बताए चले जाना, ये सब पहले तो कभी नहीं हुआ था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर कार चलाने से रमेश सदा बचता था। यदि सुमेर जरा भी इधर उधर चला जाए तो वो चीख चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लेता था। आज वही रमेश सुमेर को छोड़कर खुद ही कार लेकर चला गया। रवीना को चिंता होने लगी। उसने रमेश को कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रवीना को अब पूरा विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वो किसी से बात करके अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपने पिता को असमय फ़ोन करके वो परेशान नहीं कर सकती थी। रमेश के बड़े भाई सुनील का विचार आया मन में, पर उनसे फ़ोन पर कुछ कहना ठीक नहीं समझा। आखिर में उसने अपनी प्रिय सहेली सुनीता को फ़ोन लगाया और उसे अपने घर बुलाया, जो कि उससे थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। तो सुनीता 5 मिनट में घर आ गई। हाँ बोलो रवीना, क्या हुआ? तो रवीना उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, सुनीता पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई है। रमेश को ना अब मेरी चिंता है और ना मेरे बेटे की। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? सुनीता ने पूछा। तो रवीना बोली, हाँ यार, कई बार कोशिश की, पर रमेश कुछ बोलता ही नहीं, बस मुंह बनाकर बैठा रहता है। सारे लक्षण तो वही हैं, तुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। सुनीता किसी बड़े विशेषज्ञ की तरह बोली। कैसे लक्षण? प्रेम रोग के लक्षण। मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू तो एकदम बुद्धू निकली। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रमेश के जीवन में कोई दूसरी लड़की आ गई है। उसी ने तुम दोनों के जीवन में उथल पुथल मचा दी है, सुनीता ने कहा। तो रवीना बोली, नहीं सुनीता, मैं नहीं मानती। रमेश में चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, पर उसके चरित्र में कोई खोट नहीं है। बड़ी भोली हो तुम। ऐसी स्त्रियां बहुत फ्रेबी होती हैं। इनके प्रभाव से तो विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि भी नहीं बच सके थे। रमेश तो फिर भी मनुष्य है। ठीक है, मैं कल ही रमेश से बात करूंगी। नहीं रवीना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा ना कि तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। तो क्या करूं? रवीना ने पूछा। तुम्हें रमेश की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। अच्छा होगा कि एक डायरी बना लो और उसमें प्रतिदिन की घटनाएं लिखती जाओ। पर कौन सी घटनाएं? यही कि रमेश कब आता है, कब जाता है, किस किस से मिलता जुलता है। घर आने पर उसका फ़ोन चेक करो। सबसे बड़ी बात कि रमेश के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करो। उससे क्या होगा?
और मैं कौन सा उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगी। रवीना ने कहा। तो सुनीता बोली, तुम कुछ समझती नहीं हो। जब तुम रमेश पर किसी और स्त्री के चक्कर में होने का आरोप लगाओगी तो सबूत तो पेश करने ही पड़ेंगे। नहीं सुनीता, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रमेश बेवफा हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो खुद पता है कि रमेश किस तरह मेरा ख्याल रखता था। हाँ पता है मुझे, पर अब तुम खुद खतरे की घंटी सुना रही हो तो तुम क्या अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रखना चाहोगी? सुनीता ने सवाल किया। क्यों नहीं, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया था। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि स्थिति और बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा, तुम्हें केवल थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम कहती हो कि रमेश लंबे समय तक फोन पर बात करता है, तो कम से कम फोन नंबर ही पता कर लो। किसी दिन रमेश जैसे ही घर से निकले तो तुम पीछा करो, पता तो चले कि सच्चाई क्या है। हाँ ठीक है सुनीता, मैं कोशिश करूंगी, पर कोई वादा नहीं करती। मेरे चाचा जी पुलिस में बड़े अफसर हैं, तुम चाहो तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। वो रमेश से बातचीत करके कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे, सुनीता ने सुझाव दिया। तो रवीना बोली, नहीं सुनीता, ये परिवार के सम्मान की बात है। सुनील भैया को सूचित किए बिना मैंने ऐसा कुछ किया तो वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है रवीना, तुम अच्छी तरह सोच विचार लो कि क्या करना है, क्योंकि ये निर्णय तो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। पर तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तैयार हूँ। स्वयं को कभी अकेला मत समझना। सुनीता ने आश्वासन देकर विदा ली। सुनीता के जाने के बाद रवीना काफी देर तक अकेली बैठी सोचती रही, पर कहीं से कोई प्रकाश की किरण नजर ही नहीं आ रही थी। तभी उसे अचानक याद आया कि 3 दिन बाद ही प्रियांशु का जन्मदिन है। हर साल प्रियांशु का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं। पिछले जन्मदिन पर सबने कितना धमाल किया था। 5 सितारा होटल में ऐसी शानदार थीम पार्टी का आयोजन किया था रमेश ने कि सब लोग देखकर हैरान रह गए थे। रवीना को बड़ी राहत मिली कि रमेश अवश्य ही प्रियांशु के जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर रहा होगा। तभी तो उसने कुछ बताया नहीं। आज जाने दो, घर पर खूब खबर लूंगी। कम से कम गेस्ट लिस्ट के बारे में तो मुझसे सलाह लेनी ही चाहिए थी। इसी जाल जंजाल में कब आंख लग गई रवीना को पता ही नहीं चला। पर जब नींद खुली और रमेश का बिस्तर खाली देखा तो वो दक से रह गई कि रमेश रात को घर ही नहीं लौटा। यदि वो घर पर नहीं आया तो गया कहाँ? फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था, पर इस कठिन समय में आंसू भी उसका साथ छोड़ गए थे। उसने जल्दी से प्रियांशु को उठाया और उसे तैयार कर स्कूल भेजा। थोड़ी ही देर बाद रमेश की कार की आवाज आई तो वो लपक कर मुख्य द्वार पर पहुंची। कहाँ थे अब तक? कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। चिंता के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। कल शाम से खाना तो क्या, मुंह में पानी की बूंद तक नहीं गई है। रवीना एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, पर रमेश बिना कोई उत्तर दिए अंदर चला गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ रमेश, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उसके पीछे अंदर आती हुई रवीना ने पूछा। तो रमेश बोला कि बाहर नौकरों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न घर में आकर भी पूछे जा सकते हैं। तो रवीना बोली कि ठीक है, अब बता दो कि रात भर कहाँ थे, और ये भी बता दो कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि तुमने इस तरह से मुंह फेर लिया है। तुम बहुत बदल गए हो रमेश। हाँ, तो समय के साथ हर व्यक्ति बदल जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल इतने प्रश्न पूछने लगी हो कि स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई हो? बार बार मैं कहाँ गया था, क्यों गया था जैसे प्रश्न मत किया करो, क्योंकि मेरे पास उनके उत्तर हैं ही नहीं। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कल से पानी भी नहीं पिया जैसे ताने देकर अपने निरीता भी मुझे मत दिखाओ। घर में क्या खाने पीने का सामान नहीं था जो नहीं खाया। तुम लोगों के ऐशो आराम के लिए बहुत खटना पड़ता है मुझे। हर समय इन बातों का जवाब मत मांगा करो। रमेश ने टकासा उत्तर दिया। रमेश की बात सुनकर आज रवीना का दिल छलनी हो गया था। अगले दिन प्रियांशु का जन्मदिन था। सुबह से ही उसको शुभकामनाएं देने के लिए फोन आने लगे थे, पर रमेश भोर में ही उठकर कहीं चला गया था। प्रियांशु कई बार पूछ चुका था कि उसके जन्मदिन की पार्टी कहाँ होगी। सरप्राइज पार्टी की प्रतीक्षा करते हुए शाम घिर आई थी। प्रियांशु, कहाँ हो तुम? रवीना, रमेश
अरे घर में कोई है भी या नहीं, जैसे प्रश्नों से सारा घर गूंज उठा था। रमेश के बड़े भाई सुनील और उसकी पत्नी सुमन और उनके दोनों बच्चे आए थे। भाई तुम लोग तो हमें याद करते नहीं हो, तो हमने सोचा कि हम ही मिल आए। प्रियांशु बेटे जन्मदिन मुबारक हो। सुनील ने बड़ा सा डब्बा प्रियांशु को पकड़ा दिया। इसकी जरूरत नहीं थी भाई साहब, हम कोई पार्टी नहीं कर रहे। रवीना उदास स्वर में बोली। पार्टी नहीं भी कर रहे हो तो क्या हुआ, प्रियांशु को जन्मदिन का उपहार तो मिलना ही चाहिए। सुमन ने प्यार से प्रियांशु का माथा चूम लिया। रमेश कहाँ है, तुम लोग आजकल रहते कहाँ हो? महीनों से रमेश घर नहीं आया, तुम भी हमें भूल ही गई हो। सुमन ने उलाहना दिया तो रवीना के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ रवीना? सुमन और सुनील ने हैरानी से पूछा। बच्चे भी गौर से रवीना को ही देख रहे थे। तुम लोग अंदर जाकर खेलो, सुनील ने बच्चों से कहा। रवीना ने अपने आंसू पोंछकर सुनील और सुमन को सब कुछ बता दिया। रमेश के रंग ढंग बदले हुए हैं, ये तो मुझे भी लगा था। आजकल उसकी किसी काम में रुचि नहीं रही, पर तुम लोगों के घरेलू जीवन में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। चिंता मत करो रवीना, मैं 1-2 दिन में सब पता कर लूँगा। पहले तो मैं कल ही छोटू से सब कुछ उगलवा लूँगा। अब तुम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पास वाले होटल में प्रियांशु का जन्मदिन मनाने चलेंगे। हम बड़ों की सजा बच्चे क्यों भुगते, छोटा ही सही लेकिन जन्मदिन तो मनाएंगे ही। प्रियांशु का जन्मदिन मनाकर रात को देर से घर लौटी। अगली सुबह रवीना पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जैसे ही सुबह फोन की घंटी बजी तो उनंदी सी रवीना ने फोन उठाया। हेलो, क्या मैं रवीना से बात कर सकती हूँ? दूसरी ओर से किसी औरत का स्वर गूंजा। हाँ जी बोलिए, मैं रवीना ही बोल रही हूँ। तुमसे अधिक बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जब रमेश तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों उसके गले पड़ी हो, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? कौन हो तुम और मुझसे इस तरह बात करने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वो बात महत्वपूर्ण है। रमेश तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ जीवन बिताना चाहता है। अपना और अपने बेटे का भला चाहती हो तो तुरंत बिस्तर बांधो और मुक्त कर दो मेरे रमेश को, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? रवीना ने चीख कर कहा। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। दूसरी ओर से आवाज आई। काफी देर तक रवीना पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। धीरे धीरे दिन बीता, शाम हुई। रात को देर से रमेश घर लौटा और सोफे पर ही पसर गया। अभी रमेश गहरी नींद में सो रहा था, पर आज रवीना के संयम का बांध टूट गया था। उसने झंझोड़कर रमेश को जगाया। हैरान रमेश आंखें मसलते हुए उठ बैठा तो रवीना ने कहा, तुम्हारी प्रेम लीला इस सीमा तक पहुंच जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। पर मेरे जीवन में जहर घोलकर तुम भी इस तरह चैन से नहीं सो सकती। बात क्या है रवीना, इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे गुस्से का कारण जानना चाहते हो तुम? मुझसे मुक्ति चाहते हो ना? एक बार कहकर तो देखते, मैं ये उपकार भी कर देती, पर तुमने तो अपनी प्रेमिका से कहलवा कर मुझे अपमानित करना ही उचित समझा। किसने अपमानित किया तुम्हें? रमेश ने हैरानी से पूछा। सब कुछ जानते हुए भोले बनने का प्रयत्न मत करो रमेश, तुम्हारी सहमति के बिना किसी का मुझसे इस तरह बात करने का साहस नहीं हो सकता। रवीना को इस तरह गुस्से में देखकर रमेश बोला, आओ रवीना, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें आज सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस नरक की आग में मैं जल रहा हूँ वो मेरे हंसते खेलते परिवार को भस्म कर दे। पर अब शायद पानी सर से गुजर गया है। कौन है रमेश वो, और मुझे इस तरह की धमकी देने का साहस कैसे हुआ उसका? रवीना ने पूछा तो रमेश बोला, वो एक डांसर है रवीना, बार में, होटलों में और छोटे मोटे उत्सवों में नाच गाकर अपना काम चलाती है। मेरा परिचय उससे मेरे मित्र राजेश ने कराया था। मैं भी शराब के नशे में शायद बहक गया था। तब से वो मुझे ये कहकर ब्लैकमेल करती है कि मेरे संबंध के बारे में वो तुम्हें बता देगी, पत्र पत्रिकाओं में फोटो छपवा देगी। अब तक वो मुझसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी है और अब उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम्हें छोड़कर उससे विवाह कर लूं, वरना अपने गुंडों से हमारे पूरे परिवार को तबाह करवा देगी। इतना कुछ हो गया रमेश, और तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। पति पत्नी ये थी,
सुख दुख के साथी ना हो तो दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही क्या है? रवीना क्रोधित स्वर में बोली। तो रमेश बोला, रवीना, मुझे लगा था कि इस समस्या से मैं स्वयं निपट लूंगा, पर मैंने इसे जितना सुलझाने का प्रयत्न किया वह उतना ही उलझता गया। अब ये नाराजगी छोड़ो और सोचो कि आगे क्या करना है। रमेश याचना भरे स्वर में बोला। तो रवीना बोली कि मैं सुनील भैया को फ़ोन करके बुलाती हूँ। सुनील भैया और सुमन भाभी कल आए थे। हम सब साथ में प्रियांशु का जन्मदिन मनाने यहीं पास के होटल में गए थे। मैंने उन्हें सब बता दिया था। सारी बातें विस्तार से सुनकर उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। रमेश ऐसी मुसीबत में फंस सकता है, ये उनकी समझ से परे था। रवीना ने अपनी दोस्त सुनीता को भी बुला लिया था और वह सब मिलकर सुनीता के चाचा जी के पास मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो सीधा साधा ब्लैकमेल का चक्कर है। हमारे पास तो हर दिन ऐसी सैकड़ों शिकायतें आती हैं। इन लोगों का साहस इतना बढ़ गया है कि अब ये बड़े मुर्गों को फंसाने की ताक में रहते हैं। खैर, सुनीता के चाचा जी की मदद से वो लोग इस मुसीबत से बाहर आ गए। तब जाकर रमेश ने चैन की सांस ली। आज उसे एहसास हुआ कि अपनी परेशानियों को परिवारजनों में न बांटकर न केवल उसने भूल की थी, बल्कि उन पर अन्याय भी किया था। अब उसे लग रहा था कि ये जरूरी नहीं कि हर पत्नी अपने पति की गलती पर उसे सजा ही दे, बल्कि वो उसका साथ भी दे सकती है। आज रमेश को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।